आखिर क्यों एक अमीर बाप ने करवाई अपनी बेटी की शादी एक कंगाल लड़के से, और फिर उस लड़की को अपने फटीचर पति से न्यू ईयर का ऐसा तोहफा मिला जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और अपने पति की सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। पापा ने तुम्हारे जैसे कंगाल से शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी सारी सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं और तुम वही गुलाब का फूल और कार्ड। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर उसने ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता ना चले कि वो उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, मगर वो वहाँ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते, ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्ते के कमरे के बगल में सोता। अपना पॉकेट खर्च चलाने के लिए वो एक जगह चपरासी की नौकरी भी करता था। अनिका ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई और उसका पति लंदन में बड़ा बिजनेसमैन है। मगर जब उसकी सहेलियां उसे अपने हस्बैंड के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाती तो वो जल भुनकर राख हो जाती। नया साल आने वाला था और अनिका ने नक्श से कहा, मुझे न्यू ईयर में इस बार तुमसे महंगा गिफ्ट चाहिए, वो जिसकी कीमत लाखों में हो। मगर अनिका, इतने पैसे मैंने आज तक देखे भी नहीं। मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकता हूँ? वो तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते। छी! नक्श को अपनी पत्नी की ये बात चुभ गई। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद न्यू ईयर पार्टी के पहले ही नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट पैक दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये फोन, ये तो इस कंपनी का स्पेशल एडिशन है। इसकी कीमत तो 3 करोड़ है। तुम ये कहाँ से लाए? वो असल में ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी फोन की कॉपी है। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस फोन को अपने कमरे में रख दिया, पर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो फोन बिल्कुल असली लग रहा था। तो वो अगले दिन उस कंपनी के शोरूम में गई। वहाँ सेल्स गर्ल ने शनाया को देखते ही कहा, मैडम, आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली? वो भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक। उन्हें तो आज तक किसी ने देखा तक नहीं है। बड़े बड़े लोग उनसे बात तक नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती उन्हें। मगर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैडम, जो आपके हाथ में ये फोन है, ये स्पेशल एडिशन फोन है। ऐसी कटिंग, ये डिजाइन, ये लोगो, ऐसा नकली बनाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में ये कल ही दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर रायजादा ने खरीदा है। तो फिर आपके पास ये फोन कहाँ से आया? क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराया है ये फोन? कहाँ से आया ये करोड़ों का फोन बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपने ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये फोन उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस फोन को भूल गई। नक्श सुबह सुबह बाहर घूमने के लिए निकल चुका था और दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बताकर गया है? मैंने खबर न, मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमणीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पर है ही नहीं। अबे क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? सो बात करे छे, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी शादी उस नालायक आदमी से मैंने नहीं, तेरे बापू ने करवाई थी। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। तभी चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, यहाँ तुम्हारी कामचोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहाँ विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था।
अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले से ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब नक्श ने विहान की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, विहान, आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, ऐसा है कुछ समझ लो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस, तुम्हारे लिए। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज होते हुए विहान से बोली, ये तो मेरे लिए लाए हो विहान, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। ऐसा सुनकर विहान वहाँ से चला गया और विहान के जाते ही नक्श ने अनिका से कहा, अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? लेकिन जब अनिका की नजर विहान पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मन ही मन कहा, ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैंक आउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श ने भी अनिका को अपने पीछे आते देख अपने कदमों को रोक लिया था। नक्श और अनिका की नजरें टकराईं तो अनिका सब कुछ भुलाकर गुस्सा हो गई और गुस्से से बोली, नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने इसका हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेटू की सलाह दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर। चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उसे कह चुका था। अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। पीछे से विहान भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, अबे ओए, रुक, जाता कहाँ है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, बहरा है क्या? विहान नक्श के ठीक सामने था और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई थी। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब विहान को बोलने का एक और मौका मिल गया। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। दूसरी बात, तुझे मेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल, साले घर जमाई। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ला कर दूंगा। इसीलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहाँ से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा,
लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान ने तुरंत ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। अब अनिका मन ही मन सोच रही थी, क्या जरूरत थी विहान को नक्श को ऐसा कुछ कहने की। अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी। अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अनिका की कंपनी अंजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जावेरी खानदान को कौन संभालेगा। ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई। क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की। अगर वो नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। वहीं दूसरी ओर अंजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। वो फोन मिस्टर भानुशाली का था, जो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है। मैंने आज एक खास इंसान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मिल लो। ठीक है, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो ये कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है और काम जल्दी हो जाना चाहिए। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर अनिका के मैसेजेस आए हैं। मैसेज में लिखा था, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो भिखारियों की तरह रहते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। मैसेज पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में रखा और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही एक टैक्सी आकर रुकी, वैसे ही नक्श उस टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर से बोला, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श वहाँ पहुँचा तो पूल विला के गार्डन में बैठे आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबाल मारने लगा और नक्श बिना वहाँ रुके वहाँ से निकल गया। नक्श वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला था। उस रियूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे, जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सब से फिर मिलने वाला था और ये सोचकर ही नक्श को एक्साइटमेंट हो रहा था। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, ओह शिट, अगर शिवानी भी वहाँ हुई तो। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद किया करता था। सड़क किनारे खड़े होकर नक्श टैक्सी का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में नक्श को टैक्सी मिल गई। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी। तभी कैफेटेरिया के बगल से गुजरते वक्त उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते सुना। एक लड़की ने हंसते हुए नक्श और अनिका के बारे में कुछ कहा। यार दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं। तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन आ गया यहाँ हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। यार इस 1 साल में कुछ भी नहीं बदला है। मुझे तो लगता था कि मैडम ने इस आदमी को छोड़ दिया होगा, लेकिन ये आदमी तो अब मैडम के सर पर चढ़कर नाचने लगा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी कैसे हो गई। और शादी तो छोड़ो, 2 साल में इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है।
ऑफिस में चल रही ये बातें सुनकर अनिका और गुस्सा हो गई थी। अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा के फोटोज पर पड़ी जो उसके कैबिन की वॉल पर टंगी हुई थी। अनिका ने गुस्से में उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी। मुझे लगता था कि आप मेरे लिए जो भी पसंद करोगे वो बहुत सोच समझ कर करोगे, इसीलिए मैं कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। मैंने किसी लड़के को डेट भी नहीं किया और न ही आपके सामने अपनी शादी की कोई शर्त रखी। लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे इस गधे से बांध दिया। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगर उसकी इस हरकतों के बारे में मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं आपको मना कर देती। लोग कहते हैं माँ बाप जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करते हैं उनकी भलाई सोचकर ही करते हैं, पर सच कहूँ तो पापा मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था और वो करके आप चले गए। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ नक्श रियूनियन पार्टी के लिए होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। होटल प्राइम शहर का सबसे महंगा होटल था जहां शहर के अमीर लोग आया करते थे। नक्श जैसे ही अपना पुराना स्कूटर लेकर वहां पहुंचा तो उसके पुराने कपड़े, पुराना स्कूटर और पैर में चप्पलें देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। ए फटीचर, कहाँ घुसे चला आ रहा है? मुझे अंदर होटल में जाना है, मुझे इनवाइट किया गया है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत कैसी हो रही है। ये होटल प्राइम है, यहाँ शहर के लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों से आते हैं और तू भिखारी ये टूटा आवाज करता स्कूटर लेकर घुसेगा और मैं तुझे जाने दूंगा। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श के स्कूटर पर लात मार दी जिससे नक्श स्कूटर सहित गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि होटल प्राइम के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे, ये सब क्या हो रहा है? वो भी होटल के गेट पर। पता नहीं ऐसा करने से हमारी होटल की रेपुटेशन खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर अंदर घुस रहा था, मैंने हटाया तो हट नहीं रहा है। और फिर जैसे ही मिस्टर खन्ना ने अपना चश्मा उतार कर नक्श की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़ते हुए गए और गिरे हुए नक्श को उठाया और कांपती हुई आवाज में बोले, अरे नक्श सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। अपने मालिक को एक गरीब फटीचर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए पॉकेट FM की ये पूरी कहानी इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए और पॉकेट FM डाउनलोड करें।